नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जो पिछला वीडियो आया था उसमें हम लोगों ने अधिगम के बारे में जाना था और साथ में ही थार्नडाइक का परिचय भी देखा था कि थार्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया, क्या कार्य किए, कौन सी पुस्तकें लिखी, उनके बारे में भी हम लोगों ने जाना था। जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो मैं नीचे लिंक दे दूँगा, वहाँ पर जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हैं। और जो लोग चैनल पर नए आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में आप लोगों के लिए क्या है, आज के वीडियो में जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोग जानेंगे कि थार्नडाइक का जो अधिगम सिद्धांत था उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका मूल्यांकन क्या है, शिक्षा पर प्रभाव क्या पड़ता है उसके लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि थार्नडाइक की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि थार्नडाइक अधिगम के सिद्धांत की विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो इनकी पहली विशेषता जो है ये है कि इस सिद्धांत में प्रेरणा को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया। कहने का मतलब है कि यदि बालक को आप प्रेरित कर देंगे तो वह अधिगम के लिए सर्वोत्तम प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये तो इनका पहला स्टेटमेंट हो गया, यहाँ पर पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा क्या कह रहे हैं, इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम संबंधी प्रक्रिया है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार जो अधिगम है वो संबंधी प्रक्रिया है। संबंधी मतलब देखिए, यदि आप अधिगम के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे तो आप अधिगम को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इनके कहने का आशय ये है। ठीक है, इन्होंने तीसरी बात बताई है कि थार्नडाइक के जो प्रयोग में बिल्ली थी, जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि वो बिल्ली भूखी थी। तो जो बिल्ली भूखी थी उसमें भूख, जो कि एक प्रकार का संवेग है, जो 14 मैकडूगल ने संवेग बताए हैं उनमें से एक संवेग भूख है। उस जो भूख संवेग है वो बिल्ली को सीखने के लिए प्रेरित कर रही थी। ठीक है, ये बात इन्होंने बताई। उसके बाद में इनका सिद्धांत की अगली बात है कि इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि इनके जो नाम है सिद्धांत का, उसका एक उपनाम है कि इस सिद्धांत को प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में पांचवा पॉइंट इनका यह आता है कि इस सिद्धांत गणित, मतलब ये जो सिद्धांत है ये गणित सिखाने के लिए बहुत उपयोगी है। गणित सिखाने के लिए क्यों उपयोगी है? क्योंकि इसे प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहा गया है। ठीक है, और थार्नडाइक ने जो 3 मुख्य नियम बताए हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और जो उसका जो संतोष या असंतोष का जो तीसरा नियम आता है उसमें क्या आता है, अभ्यास का नियम। और गणित को आप अभ्यास से अधिक सीख सकते हैं कम से कम समय में। ठीक है, तो ये 5 बातें इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई जो इनके सिद्धांत की मुख्य विशेषताएं रही हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि थार्नडाइक के सिद्धांत का मूल्यांकन क्या है। मूल्यांकन का मतलब है किस प्रकार से इनको अन्य जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने देखा या अन्य लोगों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया की है। ठीक है, तो प्रतिक्रिया क्या की है ये देखते हैं। तो इसमें इन्होंने पहला चीज़ बताई है कि यह सिद्धांत अभ्यास पर अत्यधिक बल देता है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि गणित सीखने के लिए बहुत लाभप्रद है और गणित को आप अभ्यास से कम समय में सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ये यंत्रवत बना देता है चीज़ों को कि एक व्यक्ति मशीन की तरह लोगों के साथ काम करे। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपका आता है, यह सीखने में रुचि, चिंतन, आवश्यकता, मनोवृत्ति की उपेक्षा करता है। रुचि मतलब इंटरेस्ट किसी का, कि पता नहीं हो सकता है उसे गणित सीखने की इच्छा है या गणित सीखने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी उसे गणित पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद में जैसे चिंतन, आवश्यकता, मनोवृत्ति, कोई ज़रूरी नहीं है बालक को किसी चीज़ में अधिगम लेने की जिज्ञासा हो, लेकिन फिर भी उसे इनके नियम के अनुसार अधिगम लेना चाहिए। तो ये इनका एक मूल्यांकन किया गया है मनोविज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें आता है कि सिद्धांत को अंतर्दृष्टि को कोई भी महत्व नहीं दिया गया है। मतलब आप अपनी तरफ से कुछ सोच विचार कर कार्य नहीं कर सकते हैं। जो कार्य आपको दिया गया है, जिस प्रकार से अधिगम आपको दिया जा रहा है, आपको किसी ना किसी प्रकार से अभ्यास से, तत्परता से उसे ग्रहण करना है। ठीक है, तो ये हुआ थार्नडाइक का एक मूल्यांकन हो गया कि किस प्रकार से इन्होंने अपने अधिगम के सिद्धांतों को बताया है। ठीक है, अब ये पॉइंट्स क्यों इसमें लिखे हैं, क्योंकि सीधे सीधे पॉइंट ये आपको सीटेट में मिलते हैं कि क्या ये किस चीज़ पर बल देता है या किस चीज़ के लिए इसे कहा गया है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। आगे है
अब देखते हैं अधिगम के जो 4 मुख्य रूप हैं जिनसे अधिगम को ग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 मुख्य रूप कौन से हैं? ये 4 मुख्य रूप जो बताए हैं वो आशु बेल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने इसका वर्णन किया है कि ये 4 प्रकार के जो अधिगम हैं उन किस प्रकार से हैं। तो पहला अधिगम आपको जो दिख रहा है वो पहला अधिगम है अधिग्रहण करना। अधिग्रहण करना मतलब अधिगम को अधिग्रहण करना। इसका मतलब क्या है? पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं अधिग्रहण का मतलब क्या है। अधिग्रहण में बालक या तो बोलकर या लिखकर ही चीज़ों को आत्मसात करता है। ठीक है, मतलब या तो बालक बोलेगा या बालक लिखेगा और उससे जो उसको ज्ञान मिलेगा, जो अधिगम होगा, उससे वो अपने अंदर आत्मसात कर लेगा। ठीक है। दूसरा है रटकर सीखना। रटकर सीखने का मतलब है कि रटकर सीखने में जो शिक्षार्थी है वो दी गई जो सामग्री जो उसे रटनी है सहचर्य बना लेता है, एक सामंजस्य स्थापित कर लेता है और शब्दशः उसे याद कर लेता है। जैसा का वो लिखा हुआ है वैसे ही वो उसे याद कर लेता है, चाहे उसे अर्थ का बोध हो पाए या अर्थ का बोध नहीं हो पाए। ठीक है। तीसरा आता है अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि जो है इसमें क्या होता है कि इसको खोज विधि भी कहते हैं। ठीक है, डिस्कवरी लर्निंग। अन्वेषण विधि का मतलब है इसमें बालक क्या करता है, तथ्यों को ज्ञात करता है। पहले तथ्यों को जब ज्ञात कर लेगा तो उन्हें पुनर्गठित करता है। ठीक है, फिर उसे किसी ना किसी प्रयोग द्वारा सीखता है, तो इसे कहते हैं खोज विधि। स्वयं करके वो देखता है और फिर उस चीज को वो जानने की कोशिश करता है। ठीक है। चौथा पॉइंट इसमें आता है आपका अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखने का मतलब ये है कि जिसमें शिक्षार्थी जो है वो अध्ययन सामग्री के सार तत्व को समझ ले। ठीक है, समझकर उससे एक संबंध स्थापित कर ले कि जैसे उसके पास जो पूर्व ज्ञान था या जो पूर्व अनुभव था उससे वो अपने नवीन ज्ञान को जोड़ ले। तो इसका मतलब क्या है कि उसने अर्थ को समझ लिया उसके और उसने अपने अधिगम को अपने अंदर आत्मसात कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे दिया है कुछ जो लगातार सीटेट में पूछे गए हैं अधिगम संबंधी विकार। आप सबने पढ़ा होगा। अधिगम संबंधी विकार होते तो कई हैं पर मुख्यतः ये 8 प्रकार हैं जो आपको जरूर देखने चाहिए क्योंकि सीटेट में लगातार ये पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे पहला जो दिया है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया होता है पठन विकार। पठन विकार का मतलब है कि पढ़ने में बालक को समस्या। ठीक है। दूसरा है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया ग्राफ मतलब होता है चित्र, चित्र का मतलब है लेखन से। ठीक है, अगर याद रखना है तो आप ग्राफ से लेखन को याद रख सकते हैं। ठीक है, डिस्ग्राफिया मतलब लेखन विकार। उसके बाद आपका आता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया जो है वो गणना विकार है। ठीक है, वो थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, आप देख लीजिएगा, हम बोल देते हैं डिसकैलकुलिया है ये। ठीक है, कैलकुलिया। ठीक है, और उसका मतलब होता है गणना विकार। गणना विकार मतलब ये गणित में आने वाला विकार है। ठीक है। अफेजिया आता है उसके बाद में। अफेजिया का मतलब है बोलने में विकार। यदि बालक बोल नहीं पा रहा है ढंग से तो इसका मतलब वह अफेजिया का शिकार है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका एलेक्सिया। एलेक्सिया भी पठन विकार है। एलेक्सिया भी पठन विकार है, लेकिन एलेक्सिया और डिसलेक्सिया में अंतर क्या है? डिसलेक्सिया केवल पठन विकार है चाहे बालक की कोई भी स्थिति हो, लेकिन एलेक्सिया है जब मस्तिष्क में बालक के क्षति आ जाती है कोई। जब बच्चे के मस्तिष्क में क्षति है, बालक का एक्सीडेंट हुआ है या बालक किसी भी प्रकार से मस्तिष्क की क्षति से जूझ रहा है, तब उसे कहते हैं एलेक्सिया। ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया का मतलब है तनाव। बालक के अंदर किसी भी प्रकार का तनाव आ जाए तो वहां पर आपको डिस्थीमिया बताना है। ठीक है। उसके बाद आपका आता है डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया को बोलते हैं गणित कौशल अधिगम में विकास। ठीक है, डिस्प्रैक्सिया को बोलेंगे गणित कौशल अधिगम में विकास। ये मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जैसे लिखे हैं वैसे ही आपसे सीधा सीधा पेपर में पूछ लिया जाता है, तो आपको सीधा सीधा टिक कर देना है। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है डिस्प्रैक्सिया के बाद में आपका आता है एप्रेक्सिया। एप्रेक्सिया क्या है? शरीर। एप्रेक्सिया आपका है शरीर कौशल विकार, लेकिन कब? जब सेरेब्रम में आपके क्षति हो जाए। बालक के सेरेब्रम में यदि क्षति है तो जो शारीरिक कौशल विकार होगा वो एप्रेक्सिया कहलाता है। ठीक है, ये आज का वीडियो यहाँ तक है। ठीक है, और अगर आपको PDF चाहिए है जो ये आपको दिख रही है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कमेंट कर सकते हैं। आप चैनल पर पहले कमेंट कर दीजिए, उसके बाद नीचे जो नंबर दिया है उस पर आप मैसेज कर दीजिए, आपको ये PDF उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, और हो सकेगा तो मैं नीचे
जो टेलीग्राम का लिंक है वो डाल दूंगा, आप वहां से चैनल को ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम को, तो वहां पर ये PDF आपको शब्दशः जैसी है वैसी ही मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और जो लोग चैनल पर नए थे उनसे उम्मीद करेंगे वो चैनल से जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।